चल पहले आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फुल रिवीजन ले लेंगे। चल ठीक है। चलो अब हमने पढ़ना है एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। हाँ जी, एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। मुझे बताओगे कौन किसका एजेंट है और कौन किसका प्रिंसिपल है? एजेंट पार्टनर है, वो फर्म का एजेंट है लेकिन आपस में एजेंट नहीं है। एलएलपी में पार्टनर्स जो हैं वो एलएलपी के एजेंट होते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। यही था ना एलएलपी के केस में। तो वही चीज हमने बतानी है कि कैसे लायबिलिटी रेज होगी। देखो, जब एलएलपी का पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, तो पार्टनर जो भी काम करेगा उसके लिए वो एलएलपी को क्या करेगा? इसी ऑफ कर रखें क्या? हाँ जी। तो अगर पार्टनर कोई काम करता है, तो उसके लिए कौन बाउंड होगा? एलएलपी बाउंड होगी। कोई भी काम उसने बिजनेस का किया, अपनी अथॉरिटी में किया, जो पावर उसको जितनी दी गई है उस पावर के अंदर रहते हुए उसने काम किया, तो उसके लिए एलएलपी लायबल रहेगी। जैसे एलएलपी के बिहाफ पे, वही अपना पुराना एग्जांपल, अगर बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने जाता है तो बैंक लोन की रीपेमेंट की ड्यूटी किसकी बनती है? एलएलपी। ठीक है। और एलएलपी की लायबिलिटी कहाँ से पे आउट होती है? वेरी गुड। बैलेंस शीट में अगर उसकी एलएलपी की लायबिलिटी आ रही होगी तो साइड में एसेट्स भी तो आ रही होगी, तो अपनी लायबिलिटी वो कहाँ से पे ऑफ करती है? अपनी एसेट्स पे। क्लियर है? तो पार्टनर एज एजेंट, एवरी पार्टनर ऑफ अ एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स। दूसरे पार्टनर के एजेंट नहीं है, सिर्फ किसके एजेंट है? पार्टनरशिप फर्म के, एलएलपी के। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, अब सुनना जरा। अगर हमने किसी पार्टनर को, मतलब एलएलपी ने पार्टनर को कुछ अथॉरिटी दे रखी है कि तू ये काम कर सकता है, अथॉरिटी दी हुई है कि तू ये काम कर सकता है, और अगर पार्टनर वो काम करता है तो वो उसके लिए लायबल किसको ठहराता है? एलएलपी को। जैसे एलएलपी ने पार्टनर को अथॉरिटी दी हुई है, पावर दी हुई है कि आप बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर इसने कोई लोन लिया तो उसकी रीपेमेंट की ड्यूटी किसकी बनेगी? एलएलपी की बनेगी। ऐसा ही है, एलएलपी की ड्यूटी बनेगी। लेकिन अगर एलएलपी ने पार्टनर को कोई अथॉरिटी नहीं दी है कि तू ये काम नहीं कर सकता, और फिर भी पार्टनर कर देता है उस काम को, अब बताओ क्या अब एलएलपी बाउंड होगी? एलएलपी ने मना किया था कि ये काम नहीं करना, फिर भी पार्टनर ने कर दिया, तो क्या एलएलपी बाउंड होगी? नहीं। ठीक है। तो वही बात सुन लो। A LLP is not bound by anything done by a partner if the partner has no authority to act for the LLP in doing a particular act. मैं इस लाइन में जितना रीड कर रही हूँ उसको एक बार मार्क कर लो। A LLP is not bound by anything done by a partner if the partner has no authority in doing a particular act. मिल गया? जितना मैंने पढ़ा उतना मार्क कर लिया। ठीक है। तो पार्टनर हैज नो अथॉरिटी इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। अगर किसी काम को करने की अथॉरिटी नहीं थी फिर भी वो करता है तो एलएलपी बाउंड नहीं होगी। नेक्स्ट, द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी। चाहे उस पर्सन को, चाहे उस पार्टनर को पता था या नहीं पता था, है ना? मान लो पार्टनर बाद में ये रीजन दे दे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पावर मेरे पास है या नहीं है, मुझे तो लगा मुझे ये काम करना है तो मैंने कर दिया। चाहे उसे पता था, चाहे उसे नहीं पता था, अगर अथॉरिटी नहीं है तो एलएलपी बाउंड नहीं होगी। द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो बिलीव इन टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। ये पर्सन, सॉरी, उसके लिए बात की गई है, थर्ड पार्टी के लिए।
ये पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के लिए बात की गई है। द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी। अगर सामने वाले पार्टी को, थर्ड पार्टी को यानी कि बैंक को अगर पता था कि इस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है तो उसको लोन देना ही नहीं चाहिए था, है कि नहीं। उसने क्या समझ के दे दिया कि ये तो एलएलपी का पार्टनर है तो इसके बिहाफ में उसने उसको लोन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन एलएलपी कहेगी कि मैंने इसको कोई अथॉरिटी नहीं दी थी, आपको लोन देने से पहले एग्रीमेंट को चेक कर लेना चाहिए था। नॉर्मली ये जो एग्जांपल मैंने बैंक लोन का दिया है इसके लिए अथॉरिटी गिवन होती है, ठीक है। कोई रेयर केस होते हैं जो काम एलएलपी मना करती है पार्टनर को करने के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे रेयर केस होंगे जिसमें पार्टनर देखो सब काम करता है एलएलपी का, क्योंकि एलएलपी के काम कौन करेगा, पार्टनर ही तो करेंगे ना। तो उनसे ही अथॉरिटी अगर आप छीन लोगे, उनको ही पावर नहीं दोगे काम करने की, तो एलएलपी के काम कैसे होंगे। लेकिन हाँ कुछ केसेस में ऐसे काम हो सकते हैं जिनमें हम पाबंदी लगा दें कि आप नहीं कर सकते, और अगर फिर भी आपने किया तो अपनी लायबिलिटी खुद भुगतो। आगे बात समझ। चलो, द एलएलपी इज लायबल इफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन as a result of wrongful act or omission on his part in the course of business of LLP or with its authority। अब मेरी बात सुनना, अगर पार्टनर ने कुछ गलत कर दिया है, कुछ भूल गया है, ओमिशन हो गया है या रॉन्गफुल एक्ट हो गया, जानबूझकर नहीं, गलती से कुछ गलत काम हो गया है ना, गलती से मिस्टेक हो गई है, तो बताओ एलएलपी लायबल होगी या नहीं होगी। पार्टनर से गलती से हो गया, हाँ जी, अथॉरिटी थी उसके, यस अथॉरिटी थी उसके पास काम करने की, होगी, क्योंकि गलतियां तो इंसानों से ही होती है और पार्टनर क्या है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसने गलती कर दी तो आप अपने हाथ खड़े कर दो कि इसकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं। अरे काम तेरा ही कर रहा था वो, है ना, एजेंट है, अगर वो गलती कर भी रहा है तो भी आपको ही भुगतनी। अरे समझ, हाँ जानबूझ के कर रहा है तो कोई लायबिलिटी, वो फ्रॉड का केस हो जाता है ना। और ये आप पहले पढ़ चुके हो कि अगर पार्टनर कोई फ्रॉडुलेंटली कोई काम करता है, फ्रॉडुलेंट मैनर में कोई काम करता है तो उसके लिए वो खुद पर्सनली लायबल, ठीक है। An obligation of LLP whether arising in contract or otherwise shall be solely the obligation of LLP। जो LLP की लायबिलिटी है ना वो LLP की ही रहेगी, वो पार्टनर की लायबिलिटी नहीं बन सकती है, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है LLP में, लिमिटेड होती है। वो सिर्फ उतना ही पैसा देगा जितने पैसे की उसने गारंटी दे रखी कि मैं दूंगा, ठीक है, उसके अलावा वो एक पैसा भी नहीं लाएगा। जो LLP की लायबिलिटी है वो LLP की ही रहेगी, वो पार्टनर के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकती। और लायबिलिटी ऑफ LLP कहाँ से मीन की जाती है, शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द LLP, यानी कि एसेट्स ऑफ द LLP। आप LLP की लायबिलिटी को कहाँ से पे ऑफ करते हो, जैसे कि बैलेंस शीट है, यहाँ कुछ लायबिलिटीज दिखाई हुई है हमने LLP की, और यहाँ पर हमारी आ रही है एसेट्स, तो इन्हीं एसेट्स से हम लायबिलिटीज को क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट आता है सेक्शन 28, एक्सटेंट ऑफ, अभी ऊपर हमने पढ़ा एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ LLP की, LLP की कितनी लायबिलिटी है। अब हम पढ़ेंगे पार्टनर्स की कितनी लायबिलिटी है। बताओ भाई पार्टनर की कितनी लायबिलिटी है, लिमिटेड है ना, लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखा है या कोई अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतना ही वो देगा। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल, अंडरलाइन कर लेना, अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 solely by reason of being a partner। यानी कि जो थर्ड पॉइंट ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ था कि LLP की लायबिलिटी उसकी खुद की रहेगी, उसको हम पार्टनर्स पर शिफ्ट नहीं करेंगे। ये बात इन्होंने नीचे भी लिख दी कि पार्टनर्स LLP की लायबिलिटी के लिए पैसा नहीं लेकर आएंगे, पर्सनली लायबल नहीं है पार्टनर्स। क्लियर है। Provision of subsection 3 of section 27 and subsection 1 of this section shall not affect the personal liability of a partner for his wrongful act or omission, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of LLP। कई बार LLP क्या कहती है, यहाँ पर मैंने अभी बताया था रॉन्गफुल एक्ट के लिए LLP लायबल है, लेकिन LLP क्या करती है, लायबिलिटी तो तेरी पे ऑफ कर देती है तेरी गलती की वजह से, लेकिन ना उसकी रिम्बर्समेंट ले लेती है
गलती तूने की थी ना, तो मैं तेरी सैलरी में से ये पैसे काट लेता हूँ, ठीक है। तो क्या किया हमने, एलएलपी ने बर्डन किसके ऊपर डाल दिया कि तूने गलती की है, इसको तू ही भुगत। लेकिन एक बात बताना, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, ठीक है। गलती किसने की थी, पार्टनर बी ने। गलती किसने की थी, पार्टनर बी ने। तो उसकी वजह से जो फर्म को लॉस हुआ, उसकी वजह से जो फर्म को लॉस हुआ, वो कहां से भुगतना चाहिए, सिर्फ पार्टनर बी की सैलरी में से, या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे, बी से। क्या ए के ऊपर उसका बर्डन डालना चाहिए, ए बी के बर्डन को क्यों उठाएगा, गलती किसने की है, बी ने, तो ए उसके बर्डन को नहीं उठाएगा। क्यों, क्योंकि ये एलएलपी है और एलएलपी में पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। यही अगर पार्टनरशिप फॉर्म होती तो बताओ इसको भुगतना पड़ता। यस, याद रखना एग्जांपल। रोहित, सेकंड हैंड माल बेचा था तूने, बहुत बढ़िया, वो यामाहा में लगवाए थे इसने स्पेयर पार्ट्स। हाँ, रोहन की बाइक थी। किसको भुगतना पड़ा था, वो बेचारे न्यू स्टूडेंट को, है ना, है कि नहीं? बोलो। मैं बोल रही थी कि ना, अगर मान लो बी ने कोई गलती कर दी और उससे फर्म के अंदर लॉस हो गया, तो उससे ऑटोमेटिकली एक अगर प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। हाँ, तो वो उसको सफर ही हो गया ना एक तरीके से। हाँ, देखो जो पूरी लायबिलिटी आई है वो तो आएगी, लेकिन ये है कि उस लॉस का हर्जाना बी को ही भुगतना पड़ेगा। आप ऐसे, ये तो तुम कह रहे हो, वो तो वही हो गया ना फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना। तुम कह रहे हो कि उसके लॉस होने की वजह से प्रॉफिट का नुकसान हुआ। प्रॉफिट मतलब वो एक टाइप से ओवरऑल करके देखो तो एंड में प्रॉफिट किया तो रेवेन्यू कम हो जाता है। हाँ, तो लॉस का हर्जाना आप किससे ले रहे हो? अगर ये लॉस नहीं होता तो हम कितना कमाते हैं, उसका हिस्सा ए को उतना ही मिलेगा। ऐसे अज्यूम करोगे ना कि ये जो लॉस हुआ है ना, इस लॉस को आप कहाँ से रिकवर करोगे, बी से रिकवर करोगे, ठीक है। और फिर आप ऐसी कैलकुलेशन करोगे कि अगर ये लॉस नहीं होता तो हम कितना प्रॉफिट कमाते, और उस प्रॉफिट को फिर शेयरिंग रेशियो में बांट के ए को तो उसका उतना हिस्सा मिलेगा, वो क्यों बियर करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है सेक्शन 29 होल्डिंग आउट। क्लास, ये पार्टनरशिप में हमने होल्डिंग आउट कुछ पढ़ा था, क्या था? कुछ टाइम के लिए उसको बना देते हैं पार्टनर और वो चुप रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल याद आ रहा है। पार्टनर बाय एस्टोपर जिसको कहते थे, लोन लेने गए तो उसको एज ए पार्टनर दिखा दिया। हाँ, मतलब आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि मैं पार्टनर हूँ, है ना। आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया मैं पार्टनर हूँ, और आपने लोन ले लिया, तो लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, फर्म के ऊपर, एलएलपी के ऊपर, ठीक है। तो ये होल्डिंग आउट का कंसेप्ट है। एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट, चाहे उसने बोल के बताया है कि मैं पार्टनर हूँ, चाहे उसने एग्रीमेंट के थ्रू दिखाया है कि मैं पार्टनर हूँ, या आपने किसी ऐसे कंडक्ट से उसने सामने वाले को ये जाहिर किया है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन एलएलपी। इस लाइन का मीनिंग समझते हो? नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, जैसे दूसरे ने कहा था कि ये हमारी फर्म का पार्टनर है और मैं वहां पर चुप रहा, मतलब आपने उसको परमिट किया कि तू मुझे अपना पार्टनर रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि वो फर्म का मैनेजर था, ऐसा ही था ना। इज लाइबल टू एनी पर्सन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन, जिसने इसी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर विश्वास करके क्रेडिट दिया था एलएलपी को, वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और represented to be a partner does or does not know that representation has reached the person so giving credit। यानी कि उसी एग्जांपल को ही इन्होंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि अगर मैनेजर ने अपने आप को पार्टनर घोषित होने दिया, या अपने आप को उसने रिप्रेजेंट किया कि मैं तो इस फर्म का पार्टनर हूँ, और बैंक ने इसी रिप्रेजेंटेशन पर विश्वास कर, इसी बात पर विश्वास कर कि मैनेजर इनका पार्टनर है ना, उसने लोन दे दिया। अब बताओ मैनेजर लायबल होगा या नहीं होगा लोन की रीपेमेंट? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म से यही कंसेप्ट करते हुए आ रहे हैं। अब आगे बढ़ो। However, where any credit is received by LLP as a result of such representation, the LLP shall, without prejudice to the liability of the person so representing himself,
be liable to the extent of credit received by it or any financial benefit derived thereon। यही बात इन्होंने दोबारा लिखी क्या कि सारे पार्टनर्स लायबल का मतलब पूरी एलएलपी लायबल होगी अगर उसने लोन यूज किया है, उससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट अराइज हुआ है उसको, तो उसके लिए फर्म लायबल रहेगी, उसकी लायबिलिटी को कोई नुकसान नहीं होगा, लायबिलिटी एज इट इज रहेगी, ठीक है। और वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ the business is continued in the same LLP name, the continued use of that name or deceased partner's name as part thereof shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act of the LLP done after his death। अब सुनना मेरी बात, ये क्या ABC LLP, ये हमारी फर्म का नाम है, ठीक है। ABC LLP मेरी फर्म का नाम है, C की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। और मैंने एलएलपी का क्या बताया, अगर कोई पार्टनर मर भी जाता है तो उससे एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया कि सी की डेथ भले ही हो गई, इन्होंने फॉर्म को कंटिन्यू किया, यानी कि इन्होंने अपना नाम भी चेंज नहीं किया, नाम यही का यही चलने दिया ABC LLP। कोई बाउंडेशन थोड़ी है, अगर सी चला भी गया तो क्या फर्म का नाम चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं, यही वाली कंटिन्यू आप कर सकते हो। लेकिन मुझे एक बात बताना, अगर आपने यही नाम कंटिन्यू किया, क्या सी तो रहा नहीं, सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लायबल ठहराओगे आप उसकी डेथ के बाद? बताओ नहीं होना चाहिए, है ना, कॉन्सेप्चुअली नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। यानी कि सी की डेथ के बाद आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लायबल नहीं ठहराओगे, भले ही आप उसका नाम अपनी एलएलपी के नाम में यूज कर रहे हो। क्लियर है? तो अगर उसका नाम यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लायबल रहेगा जिंदगी भर के लिए, उसकी डेथ के बाद उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। उसकी लायबिलिटी सिर्फ कब तक रहती है, उसकी डेथ से एक दिन पहले तक, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी डेथ तक की लायबिलिटी को उठाएगा, उसके बाद कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हो, ठीक है। चले आगे। अब आता है मुस्कान का एग्जांपल, जो अभी क्वेश्चन पूछ रही थी, मैम फ्रॉड कर दिया तो क्या होगा। तो फ्रॉड करने के केस में आपकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड, क्योंकि अगर किसी से धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं तो फर्म को इतने पैसे दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी तो लायबिलिटी इतनी थी। अगर धोखा किया है तो चाहे घर से पैसे लेके आओ, लेकिन लॉस को आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने फ्रॉड किया तो उस केस में आपकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। तो इन केस ऑफ फ्रॉड, इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। ये डिफ्रॉड का मतलब क्या होता है, मालूम है किसी को? डिफ्रॉड का मतलब, हाँ जी, फ्रॉड का उल्टा नहीं, डिफ्रॉड। देखो फ्रॉड, एक फ्रॉड ऐसा होता है जिसमें हम सामने वाले को सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, जैसे उसको थप्पड़ मार दिया, है ना, मतलब उसमें आपकी इंटेंशन क्या थी, दूसरे के साथ गलत करना, है ना। लेकिन एक फ्रॉड ऐसा होता है जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व होता है ना, मतलब सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है लेकिन पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसे का नुकसान पहुंचाना है, उसको हम बोलते हैं डिफ्रॉड, जहाँ पे आपकी मनी इन्वॉल्व होती है। समझ रहे हो दोनों में फर्क? फ्रॉड होता है उसमें मनी भी हो सकती है और बाकी टर्म्स भी हो सकती है, लेकिन डिफ्रॉड में सिर्फ मनी इन्वॉल्व होगी। मनी की टर्म में अगर किसी को नुकसान पहुंचाया, धोखाधड़ी की, तो वो क्या कहलाएगा, डिफ्रॉड, ठीक है। तो आपने क्या किया, क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए कोई पार्टनर ने ऐसा काम कर दिया फ्रॉडुलेंट पर्पस से, तो लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड एलएलपी के तो वैसे ही देखो बेटा कैसी रहती है लायबिलिटी, अनलिमिटेड, सिर्फ पार्टनर्स की लिमिटेड होती है, तो हम अनलिमिटेड किसकी कर देंगे, पार्टनर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर देंगे अगर उसका फ्रॉड का केस हुआ तो। क्लियर है? यस। चलो, however in case any such act is carried out by a partner, the LLP is liable to the same extent as the partner unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge or authority of the LLP। अगर कोई एक पार्टनर ने फ्रॉड किया है तो उसके लिए पार्टनर लायबल होगा, उसकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड। अगर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी तो एलएलपी की भी लायबिलिटी कैसी रहेगी। लेकिन अगर एलएलपी ये साबित कर दे, एलएलपी ये साबित कर दे कि ये जो फ्रॉड हुआ है ये बिना मेरी नॉलेज के हुआ है, मतलब मुझे नहीं पता था इसके बारे में, पार्टनर्स ने अपनी तरफ से किया है,
तो बताओ क्या एलएलपी के ऊपर कोई लायबिलिटी डालनी चाहिए? तब लायबिलिटी सारी किसकी हो जाएगी? पार्टनर्स। क्लियर है? चलो। और where any business is carried on with such intent or for such purpose as mentioned in subsection 1, तो every person who was knowingly a party to carry on the business in the manner, मतलब जिसने fraudulent manner में काम किया, क्या उसके ऊपर कोई punishment भी लगानी चाहिए? Yes, भाई किसी ने fraud किया तो उसको punishment भी कितनी? 2 साल की सजा और फाइन कितना है? 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। क्लियर है? हाँ जी। Where LLP or any partner or designated partner or employee, कोई भी इनमें से कितने लोग हो गए? या तो LLP खुद या उसका पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर एम्प्लॉई ऑफ सच LLP हैज कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ LLP इन फ्रॉडुलेंट मैनर, देन without prejudice to any criminal proceeding which may arise under any law for the time being in force, the LLP and any such partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct। यानी कि आपके ऊपर फाइन तो लगेगा, जेल भी होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी है तो वो भी होगी, साथ ही साथ जिस पर्सन को आपने फ्रॉड किया ना, जिस पर्सन के साथ, उसको अगर कोई लॉस हुआ है तो उसका भी हर्जाना आपको देना पड़ेगा। तो बताओ कितनी चीजें लगा दी उसके ऊपर हमने। एक तो हमने उसको दे दी इम्प्रिजनमेंट, जेल भेज दिया, हाँ जी। एक हमने उसके ऊपर लगा दिया फाइन, और दूसरा हमने क्या कहा, जिसको तुमने लॉस पहुंचाया ना, नुकसान किया है जिसका, उसका कंपनसेशन भी तू ही करेगा। तो पार्टनर सोचेगा फ्रॉड करने की, ठीक है, इतना सब कर सकता है तो कर लेगा, ठीक है। और LLP इसमें भी सेम बात, LLP बच सकती है अगर LLP प्रूफ कर दे कि ये जो काम हुआ है ना फ्रॉडुलेंट मैनर में, ये मेरे बिना नॉलेज के हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता, तो LLP बच सकती है, ठीक है। चलो अब आता है विसल ब्लोइंग। क्या होता है विसल ब्लोइंग? सीटी बजाओ, है ना, बजाएं सीटी, सीटी बजा के बोल भैया और इस तरह। अब देखो यहाँ पर सीटी किसने बजाई है? यहाँ पे फर्म के पार्टनर्स ने फर्म की सीटी बजा दी है। बजी किसके लिए ये बताओ। सुनो मेरी बात, अगर कोई पार्टनर पोल खोल दे किसी की फर्म की, ठीक है, उसका केस है, ठीक है। अब द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव, रिड्यूस का मतलब कम करना और वेव का मतलब खत्म ही कर देना। किसी भी पेनल्टी को या तो आप कम भी कर सकते हो या पेनल्टी को वेव कर देना। वेव करने का मतलब समझ रहे हो? माफ कर देना, लिख लो, माफ कर देना, बहुत बार ये वर्ड आता है। The court or tribunal may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of LLP। क्या हो गया भाई? गौरव डरियो मत, कोई बात नहीं, मैम तो दिख ही रही है, सब तेरे साथ हैं। मैं अपना टैब बंद करता हूँ। वीडियो कैसी आ रही है? क्या हो गया भाई? सारे फोन लाइट ऑन कर लो। लाइट ऑन मत करो यार, सबकी फोन निकालो, बंद करो रे। मुस्कान लाइट बंद कर। अरे मैम सही दिखेगी ना, ये तो ये तो जो इन्वर्टर वाली कनेक्शन है ना वो ऑफ हो गई होगी। जादू हो गया। हाँ जी, ठीक है। देखो क्या होता है, हेलो क्या होता है, एम्प्लॉई अगर मान लो उससे कुछ पूछा जाए बैठा के, उससे बता तूने क्या क्या काम किए हैं, फर्म क्या क्या काम कर रही है, तो उसकी पोल पोल लाइट ऑफ हो गई है। चलो ये शरीफ लड़का हमारे क्लास में बहुत इससे शरीफ मैंने कहीं नहीं कल सर से बोल तो सर मंगा लो कुछ पीने के लिए। हैं? क्या मंगा लो पीने के लिए? सर गोटे की पिलाई तो दी सर तुझे। सर कह रहे पानी पी लो, कह रहे सर पानी नहीं उससे कुछ ज्यादा। नुकसान देखिए वो तो जैसे जिसकी सोच।
मैंने तो पीने के लिए मांगा था, कोल्ड ड्रिंक तो मांग सकता हूँ ना, है कि नहीं? गौरव तो शरीफ गोल्ड ड्रिंक की बेटी बनाएगा ये। आती है आती है ना। कोई नहीं, यूट्यूब पे बदनाम मत करो, बेचारा अच्छा लड़का है, नहीं उसकी चलो न्यूज़ स्टूडेंट। बाद में बात करेंगे। अच्छा बताओ, जब आप सुनो पापा क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं कई बार बच्चों के ऊपर, है ना? बता तूने ये काम किया था, जल्दी बता तू उस लड़की को छेड़ के आया था या नहीं? पूछते हैं ना पापा ऐसे। अगर तू बता देगा तो तेरे को मार नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। जल्दी पड़ेगी, वो तो कहते तो है ना। बता देगा सच्चाई तो मार कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आप इसकी तरफ लेकिन नहीं बताएगा तो बहुत मार पड़ेगी। ऐसा होता है। मैम आप रोहित की तरफ ही देख रहे हो, क्या बात है? ऐसा है कि लड़की छेड़ने में मैं 3 लड़कों की तरफ ही तो देखूंगी ना, लड़की तो लड़की को छेड़ेगी नहीं। इन दोनों की तरफ देख रहे वो तो ठीक है, उसको मैं कभी नहीं देखती, उसको बस एक बार कल डांस के लिए ही देखा था, अब दोबारा उसको कुछ नहीं कहेंगे अब। चलो मैम वैसे वो बुरा मान बुरा मत वो करो। लड़कियों की कैटेगरी में आता है। आप लोग हाँ, देख लो। सही पकड़े, चेंज द टॉपिक। सही पकड़े, कल मैंने बोल दिया था 7 की जगह 8 हो चुकी हैं। गौरवी, अच्छा नाम है ना गौरवी। गौरी 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 और मतलब स्कूटी और उसके लिए मैंने एड्रेस चेंज कर लिया। हाँ बताओ। चलो आज से इसका नाम गौरी। चलो, तो पापा जैसे हमारी पिटाई को कम कर देते हैं या बिल्कुल नहीं मानने के लिए कहते हैं, वैसे ही कोर्ट है कि अगर अपना मुंह खोल देगा तो मैं तेरी पेनल्टी को माफ कर दूंगा। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट में रिड्यूस कम भी कर सकता है और वेव भी कर सकता है एनी पेनल्टी। अगर क्या करे, सच पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ एलएलपी हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अगर हमने जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी अगर आप दे देते हो तो हम आपकी पेनल्टी को या तो कम कर देंगे या खत्म ही कर देंगे, माफ कर देंगे। Where any information given by any partner or employee, whether or not during investigation, चाहे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी चाहे नहीं, अगर आपने कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, leads to LLP or any partner or employee of such LLP being convicted under this act or any other act। ठीक है, यानी कि अगर आपने चाहे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चाहे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है तभी वैसे भी अगर आपने कोर्ट को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है तो कोर्ट आपकी पेनल्टी को या तो रिड्यूस कर देगा या वेव कर देगा। ठीक है, और नो पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ एनी एलएलपी मे बी डिस्चार्ज। अब सुनना, अब क्या हुआ, पार्टनर ने बता दिया सब कुछ, पूरा मुंह खोल दिया अपना, एम्प्लॉई ने भी बता दिया, अब एलएलपी के बाकी पर्सन है ना उसको धमकी दे रहे हैं, अब मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, अब मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐसा कोर्ट ने कहा कि मैंने पूछी थी इंफॉर्मेशन, उसने मुझे बताई है, आप ना तो उसको देखो क्या क्या वर्ड है, डिस्चार्ज कर सकते हो ना उसको डीमोट कर सकते हो। प्रमोट का मतलब समझते हो ना, ओहदा उसका बढ़ाना, हाई लेवल पे लेके जाना, तो डीमोट का मतलब क्या होगा, कम लेवल पे। तो ना तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो, ना आप उसको डीमोट कर सकते हो, ना ही सस्पेंड कर सकते हो, ना ही उसको थ्रेटन कर सकते हो, धमकी दे सकते हो, हैरेस भी नहीं कर सकते, और इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है उसके अगेंस्ट। ठीक है, अगर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कोर्ट को तो नो पार्टनर और एम्प्लॉई मे बी डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटन, हैरेस्ड और इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हिज एलएलपी और एम्प्लॉयमेंट merely because of providing information। अगर आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है तो इसका रिजल्ट ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरी जॉब चली जाएगी तो मैं क्यों इंफॉर्मेशन दूँ, कोर्ट आपके फेवर में। ठीक है, चलो समझ आ गया। क्लास इसमें से ना कुछ ये टर्म्स काट देना, जैसे इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड पर्सनल टू सबसेक्शन 1, ये सब मत याद क्या करो। आपने क्या करना है, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की तो आपको ये सब नहीं किया जाएगा। तो आप कट करना समझ रहे हो, काट लोगे? चलो हाँ मैम, कट करने में तो हमें तो करना ही काम है, बुक को जितना मर्जी कट करो, बस इंपॉर्टेंट मत कट कर देना, बाकी सब ठीक है। टेंशन
है वहाँ पे। ओके गौरी टेंशन ये पापा की घोड़ी परी है। पापा की परी घोड़ी परी। ये पापा की परी, वो ये पापा पापा की की गोरी गोरी परी। रोहित रोहित ने तो डांस किया था भाई तो इसको परा है। ये तो परा है कुछ तो बना के लेडीज में ये नाक बढ़ गया था वो, और इकोनॉमिक्स में तुमने उसकी वीडियो नहीं बनाई, वो बढ़िया था। मैं मेरे पास है। वो नहीं है हमको मार के 3 ही सेकंड ही किया मैम, लेकिन उसमें सारा सीन कवर हो गया। सर को दे देते सर ने, क्योंकि वीडियो तो मिक्स की थी ना। नहीं मुझे ज्यादा हो जाती वो, बेचारा बदनाम हो जाता। बदनाम क्या हो रहा था? मैं ये वैसे बात भी बहुत करवा चल रहा रही था। है। भैया की शादी में भी ऐसे ही कर रहा था। सारे घर वाले बता रहे हैं। हाँ जी मेरे स्कूल के सारे बच्चों ने देखी थी मैं वो वीडियो। अच्छा हाँ हम इसे बोला डाली हुई होंगे देखना, मैंने सबके पास शेयर कर दी थी, मैंने कहा देखो मैंने status डाला। लाइक्स बढ़ाओ। बाण हो मैं डाल दी के साथ 1 घंटे में 50 व्यूज आ गए थे। मैं सेलिब्रेट कर रही थी 1 घंटा में। चलो अब आता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। मैं मांग लिया है वीडियो पे, वरना आप ये हमारी तरह फेमस हो जाते। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। अब एक बात सुनना, जो कंपनी होती है ना, उस कंपनी को अपने हर साल की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब किसके पास फाइल करना पड़ता है? किसके पास फाइल करना पड़ता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, आरओसी के पास, एमसीए की वेबसाइट पे। कहां पर? एमसीए की वेबसाइट पर। ठीक है, तो मैंने बताया कि कंपनी के लिए कंपलसरी है कि उसको हर साल अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल किस पर फाइल करना है? एमसीए की वेबसाइट पर। अब मुझे बताओ, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट का ही तो एक पार्ट है। पार्ट क्या है? मतलब उसी की एक्सटेंशन है कि बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप दोनों के फीचर्स को मिला के ही तो क्या बना है? एलएलपी। तो ये फीचर भी हमने इसको दिया कि जैसे कंपनी को अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, वैसे ही एलएलपी को अपने फाइनेंशियल्स क्या करने पड़ेंगे? डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। उसको भी अपनी बैलेंस शीट पीएनएल अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या क्या अपलोड करना है वो देख लो। आपको एक तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, आपको मेंटेन भी करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अदर रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना है। अदर रिकॉर्ड्स में मतलब आपके परचेज के बिल, आपके सेल के बिल, आपकी एक्सपेंस फाइल, सारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट की कॉपी, हर चीज आपको मेंटेन करनी है और ऑडिट भी करवाना जरूरी है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द एलएलपी शैल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज मे बी, और ये कहां पर होंगे प्रिस्क्राइब? रूल्स में। रूल्स कौन बनाता है? रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसा तरीका बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, रिलेटिंग टू द अफेयर्स फॉर ईच ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, हर साल के लिए, ऑन कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। दोनों बेसिस समझते हो? कैश बेसिस क्या होता है? जिसमें हमारे पास कैश आता है तो एंट्री होती है, कैश जाता है तो एंट्री होती है, अदरवाइज कोई एंट्री नहीं आती है। और एक्रूअल बेसिस पे, जिसमें आप अपनी इनकम कंसीडर कर रहे हो, भले ही आपने उसको रिसीव किया है या नहीं किया। एक्सपेंस आपने खर्चा कर दिया है तो भी कंसीडर करते हैं, लेकिन ड्यू हो गया तो भी कंसीडर करते हैं। यही होता है ना एक्रूअल बेसिस। तो आप किसी भी बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड शैल मेंटेन द सेम एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये पीरियड कहां पर लिखा हुआ होगा? रूल्स में, कि कितने पीरियड के लिए आपको अपने अकाउंट्स रखने हैं। और इस अकाउंट्स को आप कहां पे रखोगे? ध्यान रखना, रजिस्टर्ड ऑफिस में। रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको ये अपने अकाउंट्स को रखना है। ठीक है, अब एक आता है, एक साथ में और क्या बनाना है आपको? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी। सोलवेंसी क्या होती है? हाँ जी, इनसॉल्वेंट क्या होता है? तो सोलवेंसी क्या होगी? जो पे कर सकता है ना, जो पे कर सकता है, यानी कि जिसके अंदर जो कैपेबल है टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटी। यही मतलब हो गया ना।
उसका अपोजिट भी तो होगा ना। इंसॉल्वेंट मतलब जो पे नहीं कर सकता है, तो सॉल्वेंट कौन होगा? जो कैपेबल है, जो अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकता है। तो आपको अपने हर साल सॉल्वेंसी रिपोर्ट भी देनी है। सॉल्वेंसी रिपोर्ट का मतलब कि आप कैपेबल हो, आपके पास मतलब आप बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे कि आपकी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपके पास सफिशिएंट एसेट्स अवेलेबल हैं, है ना। सॉल्वेंसी क्या होगी? जहां पर आपकी एसेट्स आपकी लायबिलिटी से या तो इक्वल आ रही है या फिर ज्यादा आनी चाहिए, यही मतलब है। तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी की रिपोर्ट देनी है। एवरी एलएलपी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च। जो भी आगे मान लो ईयर है, 31 मार्च 2021 को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। यहां से लेकर आपको कितने महीने में? 6 महीने में सॉल्वेंसी रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देनी है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? अप्रैल 20 से लेकर जो 31 मार्च 21 तक का हुआ है, 20-21 के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी बनानी है इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द, साइन कौन करेगा? वेरी गुड, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, चलो। Every LLP shall file within the prescribed time the statement of account and solvency prepared pursuant to subsection 2। कितने टाइम में प्रिपेयर करनी थी? 6 महीने में। With the registrar every year in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed। जो आपने 6 महीने में तैयार किया है ना, इसको आपने कुछ टाइम पीरियड में अपलोड भी करना है। कहाँ पर? MCA की वेबसाइट पर। ठीक है। The accounts of LLP shall be audited। कौन ऑडिट करेगा भाई? Very good। The accounts of LLP shall be audited in accordance with such rule as may be prescribed। However, central government may by notification in official gazette exempt कर सकती है any class of LLP from the requirement of this subsection। वैसे तो LLP को, हर एक LLP को अपनी ऑडिट करवानी कंपल्सरी होती है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ क्लास ऑफ LLPs को एग्जेम्प्ट कर सकती है। क्लास एग्जेम्प्ट करने का मतलब? प्रवेशी का बताना, एग्जेम्प्ट करने का मतलब? आपके फाउंडेशन में अगर मानो एग्जेम्पशन आ गई तो आप क्या होगा? हमें मीनिंग ही नहीं पता इसका। मतलब कि एक चीज को हटा देना, है ना। तो कुछ क्लास ऑफ LLP को एग्जेम्प्ट कर देती है, छूट दे देती है कि आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन के एग्जाम में पता है कब एग्जेम्पशन मिलती है? एग्जेम्पशन पता मिलती है फाउंडेशन में, कोरोना के टाइम पे। हाँ, इंटर फाउंडेशन में नहीं है। इंटर फाइनल नहीं तो है। हाँ, बताओ कितनी है? 60 अब आ जाएगा। तो उसका मतलब समझते हो ना कि अगर आपके 60 प्लस मार्क्स आए उस सब्जेक्ट का पेपर नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आप मार्क्स फेल हो जाते हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको उस सब्जेक्ट का पेपर, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ भी क्या है? एग्जेम्पशन का मतलब छूट दे देना। कुछ क्लास ऑफ LLP को सेंट्रल गवर्नमेंट छूट दे सकती है कि आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। आप सुनना, अगर LLP ने ऊपर दिए हुए प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं बनाया, सॉल्वेंसी रिपोर्ट नहीं बनाई, तो उसके ऊपर कितना फाइन है? और क्या बोल सकते हैं? एग्जेम्प्ट और क्या बोल सकते हैं? आप एग्जेम्प्ट वर्ड ही याद करोगे। इसका एक्सेप्ट अलग चीज है भाई। तो आप लिखोगे कैसे इस टाइम को? अगर एक्सेप्ट यूज कर भी लोगे तो एग्जेम्प्ट मतलब छूट दे देना, एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर देना। अगली बार मतलब भूल जाएंगे पढ़ेंगे। हिंदी में लिख लो, छूट दे देना, उसको लीव कर देना या कुछ और क्या कर सकते। चलो, तो LLP के ऊपर कितना फाइन है? 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक का फाइन है कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो 25,000 से 5 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा। और डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसकी ड्यूटी बनती थी, है ना, क्योंकि स्टेट सॉल्वेंसी रिपोर्ट कौन साइन कर रहा था? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अगर कोई गलती की तो कितना फाइन है उसके ऊपर? 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का। ठीक है। नेक्स्ट आता है एनुअल रिटर्न। ये तो अभी आपने क्या बनाए थे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बनाए थे? अब हम बना रहे हैं एनुअल रिटर्न। पूरे साल
साल में आपने क्या क्या काम किए हैं उसकी रिटर्न बनाना है ना। पूरे साल में आपने कितना लोन लिया, कितना लोन दिया, क्या एसेट्स खरीदे, क्या लायबिलिटी राइज की, ठीक है। तो पूरी एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करना, एनुअल रिटर्न तैयार करना, जो कंपनी के केस में जो फाइल करनी होती है, वहीं से कंसेप्ट आया है एलएलपी के लिए, ठीक है। एलएलपी को भी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी, तो एवरी एलएलपी शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज। कितने दिन? 60 days. From the closure of its financial year in such form and manner as may be prescribed. जैसा रूल्स में लिखा हुआ है, जितनी फीस के साथ में आपका लिखा हुआ है वो फीस पे करके साथ में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करानी है एमसीए की वेबसाइट पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले रखा है, सपोज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एलएलपी क्लोजेस ऑन 31 मार्च 2020। अगर किसी का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है तो बताओ इसको एनुअल रिटर्न कितने टाइम में फाइल करनी है? 60 डेज काउंट करो, करो। ये कभी भी ना 60 डेज को 2 महीने मत बोला करो। अगर लोग ने कहा है ना 60 डेज तो आपको 60 डेज ही काउंट करने हैं। अब करो, 2 महीने कहोगे तो तुम 31 मई का दोगे। 30 मई। 2 महीने तो बेटा 31 मई होते हैं ना। 30 तो मैंने क्या बोला, 60 डेज है तो 60 डेज, 2 महीने नहीं बोलोगे उसको, ठीक है। तो आप यहाँ पर 31 मई लिखना है, 31 मई ना होके कितना हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल के 30 महीने और आगे मई के 30 महीने, ठीक है। 30 दिन, सॉरी, मई के 30 दिन, ठीक है। चलो, दो उसके बाद वो कह रहा है एलएलपी को जो एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, ये फीचर इसने कहां से उठाया है? कंपनी से। तो जैसे कंपनीज एक्ट 1956 में या कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कि अब नया है, उसके अंदर जैसे फाइल होती है एनुअल रिटर्न, वैसे ही एलएलपी को भी अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। और अगर वो नहीं करती तो वही 25,000 से 5 लाख तक का फाइन है। और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर कितना फाइन है? 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक। क्लियर है? फाइनेंशियल डिस्क्लोजर क्लियर हो गए। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में एक तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सोल्वेंसी रिपोर्ट आई, और साथ में एनुअल रिटर्न आई। एनुअल रिटर्न के लिए टाइम दिया गया 60 डेज का, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर और सोल्वेंसी रिपोर्ट बनाने का टाइम कितना दिया गया? 6 मंथ्स का, ठीक है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट आता है कन्वर्जन इनटू एलएलपी। क्या करना है हमको? फॉर्म को एलएलपी में करवा सकते हो ना। अब मान लो ये 2008 में कंसेप्ट आया था, उससे पहले कोई कंपनी पहले से बनी हुई है या कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनी हुई है। अब वो तो कहेंगे कि देखो कितने अच्छे अच्छे फीचर एलएलपी लेके आया, हम तो पागल निकले जो कंपनी खोली, हम तो पागल निकले जो पार्टनरशिप फॉर्म खोली। तो क्या अपनी गलती को रियलाइज कर करके बेचारे अपना माथा पकड़ के बैठे रहे? उनको भी तो ऑप्शन देना चाहिए कि आप अपना कन्वर्जन करवा सकते हो। किसमें? एलएलपी में। तो देखो शेड्यूल मैंने आपको बताया था शुरू में, सुनना जरा, मैं एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। आपका जो एलएलपी एक्ट है, इसमें कितने सेक्शन है? 81 सेक्शंस हैं। सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, है ना? सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। 81 सेक्शंस हैं और इसमें 4 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। शेड्यूल 1, कितने शेड्यूल है? 4। शेड्यूल 1, वेरी गुड, वेरी गुड। शेड्यूल 4 सबको पता है ये तो, याद किया। कितने इंटेलिजेंट हो। उसमें 4 दुनिया से अच्छा, शेड्यूल 1 में लिखी हुई है आपके म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज भी कह सकते हो, ठीक है। आपके राइट्स और लायबिलिटीज अगर आप एग्रीमेंट में नहीं लिखते हो तो आप कहां से उठा सकते हो? शेड्यूल 1 से। शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है आपका कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड में है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। इसमें है कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। वाह, ठीक है। यहां लिखा मैंने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी का कोई कन्वर्जन नहीं हो सकता, ठीक है।
ओके, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को ही उठाओगे, उसको हम एलएलपी में कन्वर्ट कराएंगे, तो उसके लिए हमें कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है? कौन सा? ठीक है, चलो। तो सेक्शन 55 है आपका कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू एलएलपी। जब भी आप फर्म से एलएलपी में जाओगे तो आपको सेक्शन 55 को फॉलो करना है, साथ में किसको फॉलो करना है? शेड्यूल 2 को, ठीक है, सेकंड को। इसको मैंने नंबर ऐसे गलत लिखा है, शेड्यूल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रोमन में, क्लियर है? उसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, तो आपका सेक्शन काम करेगा 56, साथ में आपको कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है? 3, यानी प्राइवेट कंपनी में आ चुकी हूं मैं। फिर उसके बाद आता है कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, सेक्शन 57 प्लस शेड्यूल 4, फोर्थ शेड्यूल को फॉलो करना है, ठीक है, क्लियर है? चलो, अब आता है रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। अब मेरे को एक बात बताना, जब आपने एक पार्टनरशिप फर्म थी, पहले एक पार्टनरशिप फर्म थी, आपने उसको कन्वर्ट करवाया किसमें? तो आप कौन सा शेड्यूल फॉलो कर रहे हो? शेड्यूल सेकंड। सेक्शन कौन सा फॉलो कर रहे हो? 55, ठीक है, 55 है ना, ये दोनों चीजें आप फॉलो कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ, आपको कौन कौन से रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने अपना कन्वर्जन करवाया है? बताओ। आरओसी का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, यहाँ पे कंपनी तो आई नहीं, यहाँ पार्टनरशिप फर्म है और यहाँ एलएलपी है। तो एक तो पार्टनरशिप फर्म जिस रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर थी, उसको बताओगे कि मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ अपने दूसरे इसके पास, है कि नहीं? तुझे छोड़ के मैं कहाँ जा रहा हूँ? एलएलपी के रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, गलत बात नहीं करो, तुझे छोड़ के दूसरी के पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म ने इस रजिस्ट्रार को क्या बोला कि मैं तुझे छोड़ के एलएलपी वाले रजिस्ट्रार के पास जा रहा हूँ, और इसको भी तो इन्फॉर्म करोगे कि मैं उसको छोड़ के तेरे पास आ रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। द रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग दैट अ फर्म प्राइवेट, अब देखो इन्होंने ना तीनों चीजें ली है ना, फर्म को भी कवर कर लिया, प्राइवेट कंपनी को भी, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी। तो रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होने के बाद कि फर्म, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये चेक करेगा कि उसने कंप्लाई कर लिया प्रोविजंस को, मतलब अगर फर्म से कन्वर्ट हो रही है तो उसने प्रोविजन शेड्यूल 2 के फॉलो करे हैं, अगर प्राइवेट कंपनी में से कन्वर्ट होकर एलएलपी में जा रहा है तो शेड्यूल 3 को फॉलो किया है या नहीं, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी में जा रहा है तो उसने शेड्यूल 4 को कंप्लाई किया है या नहीं। इस चीज को कौन चेक करेगा? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जब ये चेक कर लेगा और उसको हो जाएगा कि हाँ इन्होंने ये कर लिया है कंप्लाई एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, तो वो क्या कर लेगा? रजिस्टर कर लेगा डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर द डॉक्यूमेंट्स, issue a certificate of registration in such form as the registrar may determine, stating that LLP is on or from and from the date specified in the certificate registered under this act। जैसे ही इस LLP में इसने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जमा कराए तो रजिस्ट्रार चेक कर लेगा कि इसने प्रोविजंस को फॉलो किया है, और अब मैं इसको क्या इशू कर देता हूँ? एक नई आरसी इशू कर देता हूँ। पहले पार्टनरशिप फर्म के नाम की आरसी थी, अब वो आरसी किसकी बन चुकी है? एलएलपी की। तो एक नया सर्टिफिकेट दे देंगे जिसमें नाम लिखा जाएगा एलएलपी का, और उसमें एक डेट लिखी जाएगी कि इस डेट से ये एलएलपी कन्वर्ट हो चुकी है, एलएलपी में कन्वर्ट हो चुकी है और अभी एलएलपी की तरह काम करेगी। ठीक है। अब LLP shall within 15 days of the date of registration, जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाया है उससे 15 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देगी किसको? या तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, अगर यहाँ पर प्राइवेट कंपनी का केस है तो आप किसको इन्फॉर्म करोगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, है ना। तो या तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, एज द केस में भी। ठीक है। with which it was registered under the provision of Indian Partnership Act or Companies Act 1956 या 2013 as the case may be, about the conversion and particulars of LLP। यानी कि पहले तो आपने कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है? नए वाले के पास।
पहले नए वाले के पास चले जाओ कि मेरे को ये एलएलपी बनानी है कन्वर्ट करा के, तो मुझे एक नया आरसी इशू करो। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन वहां पर करवाया उससे 15 दिन के अंदर अपने पुराने वाले रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म कर दो कि मैंने कन्वर्ट करा लिया और वहां पे मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया है, तो आप अपने रिकॉर्ड से मेरे नाम को क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, क्लास समझ में आ रहा है? सो तो नहीं रहे? चलो, अपॉन सच कन्वर्जन, अब बताओ कन्वर्जन होने के बाद जो पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर थे वो किसके पार्टनर बन जाएंगे? एलएलपी के। जो इस कंपनी के मेंबर्स थे अब वो एलएलपी के क्या बन जाएंगे? समझ रहे हो ना? तो लोगों का ओहदा भी चेंज हो जाएगा। तो अपॉन सच कन्वर्जन जो पार्टनर्स ऑफ द फर्म है या शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी है, The LLP to which such firm or company has converted, तो वो क्या बन जाएंगे? The partners of LLP shall be bound by the provision of various schedule, उनके provisions को follow करना पड़ेगा। और upon such conversion, on and from the date of certificate of registration, the effect of conversion shall be as specified in the various schedule। जो डेट आपके registration certificate में लिखी हुई होगी उस डेट से ही आपकी LLP incorporate हो गई है। ठीक है, उस दिन से LLP के provisions आपके ऊपर लगने लग जाएंगे। ठीक है, अब बताओ रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा? वही जो आप पहले करवाते थे। शुरू में मैंने बताया था ना कि अगर एलएलपी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेती है अपना, तो वो क्या क्या कर सकती है? क्लेम कर सकती है, किसी को भी स्यू कर सकती है, केस कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, चाहे टेंजिबल, चाहे इंटेंजिबल, चाहे मूवेबल, चाहे इमूवेबल। और क्या थे? ट्रांसफर भी कर सकती है। हाँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर सकती है। और दो और थे, बताओ बताओ, शक्ल पे क्या लिखा हुआ है? लॉफुल डू और सफर, कॉमन सील, कॉमन सील ले सकती है, वेरी गुड। और वो वो सारे काम कर सकती है जो एक कंपनी भी कर सकती है ना। तो यानी कि अपना नाम रजिस्टर हो जाने के बाद उसके पास पावर आ जाती है। तो यहाँ पर भी वही अपना बात लिखनी है आपको कि देयर शैल बी एलएलपी, रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक एलएलपी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। जो आरसी मिली है वो एलएलपी के नाम की मिली है। आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, चाहे मूवेबल, चाहे इमूवेबल, चाहे टेंजिबल और चाहे इनटेंजिबल, अपने नाम से ले सकते हो। और फर्म और द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड। और जो ये पुरानी फर्म थी आपकी, ये क्या हो गई है? अब डिसॉल्व। इसको हम मानेंगे कि ये अब बंद हो गई है। प्राइवेट कंपनी क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है। डीम्ड क्या होता है? डीम्ड मतलब मान लेना, आपको लगे चना लगे, ठीक लगे चना लगे, लेकिन मान लेना, है ना। और वैसे हमें ठीक ही लग रहा है कि जब उसमें कन्वर्जन हो गया तो यानी कि इसकी एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गई। तो डीम्ड टू बी हम जो अपने टाइम में याद किया करते थे, ऐसे होता था वो। डीम्ड का मतलब क्या होता है? मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब सुर में बोलते थे हमारे सारे मतलब बच्चे जब इकट्ठे होते थे, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है धमकी दी जा रही है। तो डीम्ड का मतलब क्या है कि आपको क्या मानना पड़ेगा कि पुरानी वाली फर्म और प्राइवेट कंपनी ये क्या हो चुकी हैं? डिसॉल्व हो चुकी है। क्या हो चुकी हैं? चलो, अब आता है कॉन्सेप्ट फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी का। क्या होती है फॉरेन एलएलपी? बाहर वाली एलएलपी। बाहर वाली एलएलपी का मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुआ है? आउट ऑफ इंडिया, लेकिन उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? इंडिया में। तभी तो हम उसको क्या कह रहे हैं? फॉरेन एलएलपी। जिसने अपना रजिस्ट्रेशन तो वहां पे ले रखा है, लेकिन अपना काम कुछ यहाँ से भी वो कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए भी प्रोविजन बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर प्रोविजन इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस by foreign LLP within India and carrying on their business by applying or incorporating with such modification the provision of the Companies Act 1956 or such regulatory mechanism with such composition as may be prescribed। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन एलएलपी के लिए अलग से रूल्स बना के चलती है। अगर आपको इंडिया में काम करना है तो हमारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये छोटा सा कंसेप्ट था फॉरेन एलएलपी का। नेक्स्ट आता है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। मुझे बताओ कि वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या फर्क है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जाने वाले गौरी तो मुझे दिख रही है।
पर इसने अपनी इज्जत नहीं बचाई। नहीं बचाई मैम। अब देखना अभी कोई अगली पार्टी होगी तो सबसे ज्यादा डांस गौरव ही करेगा, है ना गौरव? देख ऐसा है तूने पंजाबियों की इज्जत गिराई, अब मैं तेरी इज्जत गिराऊंगी। मैम ऐसे बोलो बिना पार्टी नहीं कर दूंगा। सब लोग ऐसे मजाक नहीं बनाते कि सरदार लोग जो होते हैं वो तो उनको कोई गानों की जरूरत नहीं है, अगर जनरेटर भी चल रहा हो तो वो डांस करने लग जाते हैं। मोटरसाइकिल की रेस पे डांस करने लग जाते हैं। क्या? मोटरसाइकिल की रेस पे। मैंने एक पिक्चर में जैसे ये पिक्चर है उसमें ये मुस्कान ने फ्लैश लाइट ऑन की हुई है। मैम आप काली आते हो नहीं तो इसमें तो मतलब बात सुननी है या देखना है? वीडियो वाले बंद कर दिया है। अरे मुस्कान बंद कर। अरे ये वीडियो वाले को देखना है। अरे कैसे बंद होती है? जैसा वीडियो में अपने कैसे बंद हुए। मैम आप दिख ही नहीं रही इसमें। तो क्या हो गया, मैं अपनी क्लास से उड़ जाऊंगी, गेट बंद पड़ा है ना, दिख रही है आपको वीडियो भी बोल दोगे तो वीडियो वालों को भी पता है ना कि हाँ लाइट ऑफ हो चुकी है। आज धमकी दूंगी नहीं क्योंकि आप बड़े तरीके से पढ़ रहे हो तुम लोग। मैंने पेपर निकल नहीं रहा। अमीशा से क्वेश्चन पूछूंगी आज सारे मैं अभी आते हैं। सही बात। आज अमीशा ने बहुत बातें की है क्लास में। सारा फ्लैश लाइट ऑन करके अपनी बुक्स पे कर लेते हैं फिर हम पढ़ाते हैं। हाँ मैम जल्दी से पढ़ा थोड़ा से रह हाँ सही कह रहे हो, चलो करो फ्लैश लाइट ऑन और अपनी बुक्स पे रखो, सबको पता लगेगा कि इतने डेडिकेटेड बच्चे हैं। इसका भी कर देते हैं, इसकी भी फ्लैश लाइट ऑन कर देते हैं। नहीं वो गलत दिख रहा है। चलो बाइंडिंग कप और डिसोल्यूशन में आपको फर्क पता है? ऐसे लग रहा है दिवाली के दिए चल रहे हैं। बाइंडिंग कप और डिसोल्यूशन में आपको